अब आइए कुछ और चीजें देखते हैं इन एडिशन टू दिस। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इससे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स क्या निकलते हैं कि यहां पे ये सिखाया जाता है कि आपको एक मालिक देख रहा है और उसने तुम्हें बनाया है, उसी के पास तुम्हें वापस जाना है। हम सबका बनाने वाला एक ही है, उसी के लिए हमारा जीना मरना सब कुछ उसी के लिए। तो ये जब सिखाता है इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? आप देखोगे कि एक इंसान को कहे कि भाई अच्छा करो, क्यों करो? अच्छा करो क्यों? उसका रीजन ये है कि अच्छा करो अपने मालिक के लिए, क्योंकि वो देख रहा है उसकी रजा के लिए। इंसान का क्या है, इंसान अनग्रेटफुल होते हैं, नाशुक्रे होते हैं अक्सर। तो अब कोई शख्स अगर मदरसे में जा रहा है, उसका ताल्लुक उसके क्रिएटर से जुड़ रहा है, वो सीख रहा है कि मुझे अच्छाई करनी ऊपर वाले के लिए, मुझे मरने के बाद जिंदगी है, आखिरत है, मुझे आखिरत के लिए उसके सामने खड़े होना है, उसे हिसाब देना है, इसलिए मुझे अच्छा करना है। तो क्या आप बताइए इससे सोसाइटी में बेहतर होता है नहीं होता मामला? क्या सोसाइटी के लिए ये मदरसे के प्रोडक्ट्स बेहतर है, सोसाइटी के लिए अच्छी तरह अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे नहीं करेंगे? एक सोचने वाली बात है। एक और मिसाल, क्या आप देखोगे कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं, दूसरों को कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, जो खुद सोसाइटी के लिए बर्डन्स हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पता है शराबी कितने हैं पूरे, अगर इंडिया की मिसाल देखोगे आप, इंडिया के अंदर देखोगे अलग अलग जगह पर अर्बन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 16.5% जो है अल्कोहलिक्स का पाया गया। पूरे इंडिया का एवरेज जो है, हाँ, पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसके अंदर 18.7% है शराबी। और रूरल में, और यानी कि रूरल एरियाज में, गांव वगैरह में 19.9%। अब आप देखिए कि ये मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सारी बुराइयों से वो बच जाते हैं। किसके लिए? अल्लाह के लिए, कि अल्लाह देख रहा है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि नहीं है? आप खुद सोचो। उसी तरह ड्रग एडिक्शन कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने स्टेट्स में कितने लार्ज नंबर तक ड्रग एडिक्शन पहुंच गया है। तो ये सारे मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या ये ड्रग एडिक्शन और ये सारी बुराई है जिससे वो खुद अपने काम के नहीं रहते हैं, खुद के काम के नहीं रहते हैं, सोसाइटी के कोई काम नहीं आएंगे, ये सारी चीजों से बच जाते हैं। हाँ, बच जाते हैं नॉर्मली, ऑफकोर्स एक्सेप्शन हो सकते हैं कोई, लेकिन नॉर्मली। उसी तरह बच जाते ही नहीं जैद भाई, बचाते भी हैं ना, मतलब वो काम भी तो उसको रोकने का ही कर रहे हैं। आप बेहतरीन है, ऐसी बात है, यानी सिर्फ बचते नहीं है, बचाने में भी जरिया बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक मदरसे के इमाम का, अगर एक मस्जिद के इमाम का रोल देखो, वो कितना बड़ा रोल अदा करता है मस्जिद के अंदर। जो इमाम है, कितने सारे फैमिली डिस्प्यूट्स, बिजनेस डिस्प्यूट्स वगैरह जाकर के वहां मस्जिद से सॉल्व हो जाते हैं। उतना सारा बर्डन कोर्ट्स का बचता है, पुलिस का बचता है, उतने सारे क्राइम के केसेस बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए कि मदरसों में जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जरिया बनती है कि गलत बातें जो फैलाई जाती है, जैसे आतंकवादी जो होते हैं अधूरी इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर आतंकवादी बनाते हैं, उभार करके लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करके उन्हें आतंकवादी बनाते हैं। लेकिन जब मदरसे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है तो इससे रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि वो मदरसे की पूरी मालूमात का एक नतीजा ये होता है कि एक शख्स उस सारी गलत फहमियों से उसको क्या मिल जाता है? एक तरह से वैक्सीनेशन मिल जाता है, मदरसे के प्रोडक्ट को वैक्सीनेशन मिल जाता है। इसी वजह से ये सारे रॉन्ग एलिमेंट्स ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुमराह नहीं कर पाते क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जिसकी वजह से वो बदगुमानियां जो फैलाई जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैलाई जाती है, उससे वो बच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात आप देखिए कि सिखाया जाता है इस्लाम में कि आपको लोगों के फायदे में आना है, लोगों के काम आना है। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। अहब्बुन्नासी इलल्लाहि अनफाहुम लिन्नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पसंदीदा लोग अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। फायदा पहुंचाओ, काम आओ, लोगों के किसी के काम आओ, ये असल चीज सिखाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बताओ एक चीज और, ऑर्फन्स, यतीमों का प्रॉब्लम आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में? आप इस रिपोर्ट से देखिए, आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर हम देखते हैं 3 करोड़ से ज्यादा यतीम, और उसमें से जो यतीम खाने, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में टोटल 3 करोड़ में से कितने हैं मालूम है आपको? 3,70,000। 3 करोड़ में से 3,70,000 कहां है? इंस्टीट्यूट से में है मौजूद, बाकी सब कहां है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि जो 9,589 यतीम खाने इंडिया में, उसमें से 91% नॉन गवर्नमेंटल। लेकिन आप देखोगे कि इतना बड़ा जो यतीमों का प्रॉब्लम है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो यतीम होते हैं ना, उनके लिए, जिनके पास अगर कोई और फैमिली मेंबर नहीं ख्याल रखने के लिए, हालांकि सही चीज क्या है कि फैमिली मेंबर्स ख्याल रख लें, वो यतीम को कोई और इंस्टीट्यूट, यतीम खाने वगैरह तक ना पहुंचना पड़े। लेकिन अगर लास्ट के सिनेरियो में अगर कोई चीज नहीं है तो एक बात पक्की होती है, अगर आप आम रस्से चलते मुसलमान को भी बोलो
कि भाई कोई यतीम है, उसके पास कोई ख्याल रखने का मामला नहीं, तो आम सोल्यूशन ये कहा जाएगा अरे किसी मदरसे में डाल क्यों नहीं देते। तो ये मदरसा एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके जरिए ये सारे यतीम, इतने सारे यतीम जो बहुत ही मुश्किल वाली जिंदगी गुजार सकते थे, उनके लिए एक जरिया बनते हैं यतीम खाने, जिनके जरिए उनकी हिफाजत का जरिया, उनकी शेल्टर है, उनके लिए खाना पीना है, मतलब तीनों चीजें, एजुकेशन है, फूड है, और आप देखोगे फंड रेजिंग की जाती है। मस्जिद का मामला है, हर मस्जिद जानती है कि रमजान का मामला हो, कितने सारे मदारिस के, मदरसों से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ज़कात सदके का माल लेते हैं, पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है, जिससे कि इनको खाना पीना तक प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, रहने का इंतजाम फ्री ऑफ कॉस्ट, तालीम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हम सबको तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए इस चीज को। एक और मैं बताता हूं, फाइनेंशियली वीक जो लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली कमजोर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके ताल्लुक से आप देखिए रिपोर्ट कि इंडिया के अंदर तो 60% पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड का पॉवर्टी का एवरेज है, वो 60% पॉपुलेशन वो लेवल पे रहती है। ये एक रिपोर्ट, आप CNN की रिपोर्ट देख रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक के फिगर से उन्होंने कोट करके बताया है। और 21% तो उससे भी फार लेसर में, इंडिया की 100% आबादी में से 21% तो उससे भी कम में गुजारा करती है। यानी कि पॉवर्टी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गरीब बच्चे किस कंट्री में हैं? सबसे ज्यादा गरीब बच्चे इंडिया में, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन भी बड़ी है और फिगर्स के हिसाब से 9 करोड़ से ज्यादा है। तो ये क्या है? ये फर्स्ट, यानी कि इंडिया के अंदर आप देखोगे कि इतने सारे जो गरीब बच्चे हैं, वो गरीब बच्चों के लिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब बच्चे हैं, उसके लिए बैकअप सिस्टम क्या है? बैकअप सिस्टम, बेहतरीन बैकअप सिस्टम मदरसाज है, जिसके अंदर वो लोगों को डायरेक्टली रिहाइश मिल जाती है, फ्री खाना पीना मिल जाता है, फ्री एजुकेशन मिल जाती है। और आप देखोगे रूरल एरियाज में, जो पुअर एरियाज है, वहां पर क्या होता है? वहां पर भी यतीम खानों से बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है। और आप देखोगे बच्चियों के लिए कई सारे मदरसे होते हैं जिसमें गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन होती है, तो वो बच्चियों के लिए भी क्या होता है? एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है मदरसों के जरिए। आपको नेक्स्ट मौका मिल रहा है जी। नॉन मुस्लिम हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं जी, मोस्ट वेलकम। अब इस्लाम के बारे में कुछ क्वेश्चन है जी, बताइए। टॉपिक हमारा जो है मदरसों के ताल्लुक से, तो आज हम ये टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक पे आपका कोई व्यू है या कोई ख्याल है या कोई सवाल है या कोई बात आपने सुनी है, आप यहाँ पे हमसे डायरेक्टली वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आज हम ये टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ओपन डिस्कशन नहीं, मदरसों के बारे में। जी जी, ये मतलब ये मदरसों ये सारे मुस्लिम कंट्रीज में होते हैं। हाँ, मगर इससे मुल्क के लिए, तरक्की के लिए कोई फायदा इस तरह कुछ नहीं लगता है। आपने मेरा प्रेजेंटेशन सुना पूरा, जो मैंने दिया था प्रेजेंटेशन 5-10 मिनट का, 10 मिनट का प्रेजेंटेशन? जी, तो आप सुन चुके हैं वो? जी, अच्छा। तो उसके अंदर जो मैंने बातें रखी, क्या आप उसमें से किसी बात को काउंटर करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने तो बहुत सारे एंगल से बताया और शेख सरफराज ने एक और बात ऐड किया। इसके अलावा आप देखोगे जी, मतलब बचपन में पूरा ये रिलीजियस एजुकेशन में ही बच्चों का टाइम गुजर जाता है, फिर उनको साइंस का इल्म वो सब हासिल करना और दूसरे फील्ड में आगे बढ़ना ये सब मुश्किल होता है। मतलब आपको कैसे पता चला? आपने कभी किसी मदरसे के निकलने वाले से देखा है उनको कि वो साइंस की फील्ड में या किसी और फील्ड में नहीं आते हैं? नहीं है, मैं देखता हूँ ना सारी मुस्लिम कंट्री। असल में उस सिस्टम से आप वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आपको गलतफहमी है। मदरसे के जो निकलने वाले लोग हैं वो तकरीबन हर फील्ड में हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि सिर्फ रिलीजियस इल्म नहीं दिया जाता है, मदरसे में लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। और अरबिक लैंग्वेज से जो माहिरीन होते हैं, जो मदरसे से निकलते हैं अरबी लैंग्वेज में माहिर, वो बहुत अच्छा खासा उनको जो है ना एक बड़ा जॉब, जो खास तौर पे हमारे यहाँ मिडल ईस्ट में इतनी तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के जॉब के लिए। तो वो एक अच्छी फील्ड है, वहाँ पर भी वो जाते हैं। मुल्क से बाहर बहुत बड़ी तादाद में जो मदरसे से निकलने वाले हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ की इकॉनमी के लिए। उसके अलावा तकरीबन सारे बड़े मदारिस जो है ना, वो एफिलिएशन है उनका अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, जामिया इस्लामिया, जामिया मिल्लिया में है और जामिया हमदर्द में है। तो जो BUMS यानी यूनानी जो एक मेडिकल है, यूनानी तरीका है इलाज का, और हिंदुस्तान में जिनसे निकलने वाले BUMS होते हैं, तो यूनानी जो तरीका इलाज है तिब में,
मेडिकल के अंदर, उसमें अरबी ज़बान में महारत की बहुत ज़रूरत होती है। तो मदरसे के फ़ारिगीन बहुत सारे लोग मेडिकल शोबों में जाते हैं, बीएमएस करते हैं, बड़ी अच्छी खासी तादाद में। फिर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो अरबी ज़बान में अच्छी महारत हासिल करके बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी तक करते हैं। इस वक्त जो अरेबिक डिपार्टमेंट है अलग अलग इदारों के, आप देखेंगे चाहे वो जीएनयू में हो, चाहे अरेबिक डिपार्टमेंट हमदर्द में हो, या अलीगढ़ में हो, या मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर हो, उन अरेबिक डिपार्टमेंट में आमतौर पे जो टीचर्स हैं, एचओडी वगैरह हैं, वो सब के सब मदरसे से निकले हुए हैं। तो अभी बहुत सारे हैं, अच्छी खासी तादाद में बच्चे जो है ना मदरसे से निकल के एमबीए कर रहे हैं और बिजनेस और मैनेजमेंट की लाइन में आ रहे हैं। तो आप असल में ये सारी गलत फहमियाँ मीडिया की फैलाई हुई है और लोग दूर दूर से बातों पर यकीन कर लेते हैं। आप मदारिस में जाएं, किसी बड़े मदरसे में जा करके वहाँ का जो एक सिलेबस है वो देखें, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से निकलने वालों की वो देखें, तो आपको ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। रहा मसला कि अभी हिंदुस्तान में जॉब्स उतनी नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े कॉलेजेस से निकल करके जूते चटका रहे होते हैं। इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस से निकल करके और इंजीनियर बन करके लोग पकोड़े तल रहे हैं। तो उसके लिए तो आप क्या कर सकते हैं। मदारिस में आमतौर पे मदारिस से जो निकल रहे हैं, मदरसे से जो पढ़ने वाले निकल रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्यूटर के शोबों में भी है ना, कंप्यूटर में भी है, इंजीनियर के शोबे में भी है, बहुत सारे तो एमबीबीएस में भी हैं। मतलब कोई शोबा ऐसा है नहीं कि चाहे वो चंद ही मदरसे के हो, लेकिन मौजूद हैं। ट्रांसलेशन के शोबों में है। मतलब ये मदरसे के एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ भी जाता है कुछ टाइम। मतलब मॉडर्न एजुकेशन में एवोल्यूशन है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आईएएस भी कोई बना था नहीं, मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ जाता है कभी टाइम। मॉडर्न एजुकेशन जिसको आप कहते हैं वो साइंस को कहते होंगे, मैथ को, यही तो कह रहे हैं आप। साइंस, मैथ, हिस्ट्री, यही सब कह रहे हैं आप। मतलब पहले तो अगर मदरसों का जो मदरसों का जो सिस्टम है, मदरसों का जो सिस्टम है आजादी के बाद ही से आप देख लीजिए, अगर देखना चाहें तो। और आजादी के बाद ही से मदरसों में जो खास तौर पे छोटे लेवल पे, बड़ा लेवल आप छोड़ दीजिए, मकतब का जो लेवल जिसको मकतब कहते हैं, मकतब में हिसाब जिसको मैथ आप कहते हैं, और साइंस उसको मालूमात आम्मा के नाम पे मकतब में होता था। और हिंदी जबान जो हमारे मुल्क की जबान है, वो जबान उर्दू जबान, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। और पर्सनली मैंने पढ़ा हुआ मकतब में ही ये सारी चीजें। और मकतब में सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते थे। वो तो जब मुल्क की फजा खराब हुई और लोगों ने, मीडिया ने वो अलग तरह का माहौल पैदा किया, तो फिर बातें अलग हो गई। वरना उसी मकतब में जो हमारा हिंदू साथी होता था वो कुरान नहीं पढ़ता था, क्योंकि हम मजहबी चीजें भी उसमें होती हैं। हम कुरान पढ़ते थे, वो कुरान नहीं पढ़ता था। बाकी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते थे। जो रिलीजियस बुक होती थी वो नहीं पढ़ता था, और हम रिलीजियस बुक भी पढ़ते थे। बाकी जितना मॉडर्न है वो भी पढ़ते थे। ये तो छोटे लेवल की है। बड़े लेवल में जब आते हैं तो बहुत सारे मदरसे हैं जिन मदरसों में ये सारी चीजें हैं। साइंस भी है, मैथ्स भी है, कम से कम 10वीं तक का है। और हर मदरसे में इंग्लिश जो है एकदम कंपलसरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश। बहुत सारे मदरसों में इंग्लिश और हिस्ट्री है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ है। और फिर किसी मदरसे में अगर मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, साइंस और मैथ नहीं है, तो उससे ये मतलब नहीं है कि उसके खिलाफ है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है एमबीए कोई कर रहा है, तो एक लेवल से 12वीं से अगर कोई अलग कोर्स कर रहा है, तो 12वीं से जब आगे जाता है तो हर कोई साइंस और बायोलॉजी थोड़ी पढ़ता है, हर कोई जो है कंप्यूटर ही थोड़ी पढ़ता है। तो अगर आप कहेंगे कि फला आदमी एमबीए कर रहा है, साइंस नहीं पढ़ रहा है, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो डॉक्टरी लाइन के खिलाफ है। या कोई डॉक्टरी का इल्म हासिल कर रहा है, तो क्या इंजीनियरिंग वाले इल्म के वो खिलाफ है? भाई ना पढ़ना किसी चीज का खिलाफ कैसे हो गया? अपनी अपनी जरूरत है। हमारी एक मजहबी जरूरत है। जैसे आपके यहाँ मजहब के कुछ लोग होते हैं, वैसे हमारे यहाँ कुछ मजहबी जरूरत भी है। तो अगर हम मजहबी जरूरत के तहत वो चीज ना भी पढ़ाएं तो उसको खिलाफ आप नहीं कह सकते। आपको बात समझ में आई होगी शायद। अगर कुछ काउंटर है तो बताएं। समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ जो जी बोले। इब्राहिम मिसाल दी है ना रजत भाई, तो उसके खिलाफ कितने सारे साइंटिस्ट है, कितनी सारी काउंटर थियरीज है। डार्विन थियरी, चार्ल्स डार्विन की जो एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज की जो थियरी है, वो ओनली थियरी नहीं है, दूसरे भी है
जो डार्विनिज्म के खिलाफ है। तो आप इसमें देखोगे साइंस खुद साइंस के खिलाफ है। तो ये कोई, अरे भाई एवोल्यूशन तो खुद इंडिया में बात हो रही है। आपने वो खबर नहीं सुनी, इंडिया में निसाब से निकालने की बात हो रही है, सिलेबस से एवोल्यूशन को और उसके मुतालिक जो चैप्टर है वो निकालने की बात हो रही है। आपने सुना कि नहीं सुना? सुना हूँ, वो निकालने की बात नहीं है, वो एवोल्यूशन मतलब वो सिलेबस 10th में ज्यादा था, उसको 12th में बढ़ाने का और 10th में घटाने का प्लान कुछ है। भी बात, मतलब उसको ये बहाना कोई भी बनाया गया हो, लेकिन सिलेबस से उसको निकाला जा रहा है ना। काला नहीं जा रहा वैसे है। रजत भाई एक बात 10th में कॉमन थोड़ा, है, एक बात कॉमन 10th है में सिलेबस कि ज्यादा जो था, उसको कम कर रहा है, 12th में उसको ज्यादा हाँ, मतलब कम इम्पोर्टेंस निकाल देगा। करके कम कर रहे हो, लेकिन निकाल रहे हैं ना, तो वो हाँ, अपनी 12th में जगह पर उसको है। ज्यादा देखिए पढ़ाएंगे। किसी भी नजरिए, वो तो हम ये एक डिबेट का मौजूद नहीं है यहाँ पर। किसी नजरिए के आप मुआफिक हो सकते हैं, मुखालिफ हो सकते हैं, एवोल्यूशन की बात करने का मसला नहीं है। बुनियादी बात यह है कि भाई मेडिकल लाइन में भी, साइंस की लाइन में भी, कंप्यूटर साइंस की लाइन में मदारिस के फारिगिन जा रहे हैं। अब हो सकता है भाई एवोल्यूशन के मामले में कोई आपसे नहीं मुत्तफिक हो, साइंसदान होकर के भी नहीं मुत्तफिक हो, तो उसका क्या मसला है। लेकिन यह है कि हर फील्ड में है मदारिस के फारिगिन अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर 500 साइंटिस्ट, 500 साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि वो डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन को डाउट करते हैं, तो वो लोग भी तो खिलाफ है। तो ये साइंटिस्ट खुद इसके खिलाफ है, यानी कि ये कोई ऐसी यूनिवर्सल चीज नहीं है जो लेकर के आप कह सकते हैं कि मदरसे साइंस के खिलाफ हो गए। हाँ जी। बाकी भाई हमारे आप वतन में आप देखिए ना कि बहुत बड़ी शख्सियतें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिन्होंने मदारिस से तालीम हासिल की है। मनमोहन सिंह जी, खासतौर पे पंजाब में एक जमाने तक के जो एजुकेशन सिस्टम था वो मदारिस ही का था। तो पुराने जो आपको बड़े लोग मिलेंगे मदारिस ही से निकले हुए मिलेंगे, जिनकी बेसिक तालीम मदारिस से भी। मनमोहन सिंह जी वो तो बाकायदा स्पीच देने आते थे, तो उनके सामने जो पेपर होता था कभी आप उठाकर देखिए उर्दू में लिखा होता था, इनकी स्पीच भी उर्दू में लिखी हुई होती थी। और अब ये हमारे लिए तो वो इंडस्ट्री नहीं है कोई हलाल, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी आप एक कंट्रीब्यूशन मानते हैं बॉलीवुड का कि मुल्क में एक बहुत बड़ा, तो बॉलीवुड में बहुत बड़ी तादाद में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। गुलजार साहब मदरसे से पढ़े हुए, धर्मेंद्र का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मदरसे से पढ़ा हुआ है। तो पंजाब के इलाके से जो भी आते थे यहाँ पर, या पेशावर के इलाके से जो लोग आते थे इंडस्ट्री में बड़ी तादाद में आते थे, वो सब मदरसे से पढ़े हुए होते थे। आपको हर फील्ड में, अरे भाई यानी लिटरेचर की फील्ड में आप देख लें, उर्दू अदब इतना बड़ा हमारे हिंदुस्तान का नुमाइंदा है और पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। उर्दू लिटरेचर जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो मदरसे से निकली हुई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले एजुकेशन जो है मिनिस्टर थे और एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी, वो मौलाना थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी हिंदुस्तान फ्रीडम फाइटर थे। और इतना, यानी पहला जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री थी वो उन्होंने संभाली थी हिंदुस्तान के अंदर, वो मौलाना थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना हसरत मोहानी, खुद फ्रीडम फाइटर्स में एक बड़ा नाम आपको मदरसों के निकलने वाले लोगों का मिलेगा। तो कौन सी फील्ड है जिसमें आपको मदरसे से निकलने वाले नहीं मिल रहे? थोड़ा सा आप तारीख की नॉलेज उठाएं, देखें आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। जी खास बात यह है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी तरफ मतलब लोगों को समझाने वाले कि इसमें आओ, इसको हासिल करो, ये खुद उलमा है, मदरसे ही के जो प्रोडक्ट्स हैं वही ये बात समझा रहे हैं कि भाई आप इसको हासिल कीजिए, मुल्क में अपना ताउन पेश कीजिए। और मदरसों का तो सबसे बड़ा ताउन जो है, सबसे बड़ा, वो तो जंग आजादी में देख लीजिए ना आप, कि जो आजादी की जो जंग हुई है जिसमें आप और हम सब साथ थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो उलमा की है जो मदरसों से पढ़े हुए थे। तो जब इस आजादी ही में मुल्क की उलमा का हिस्सा है, अब रह गई ये बात, जितनी भी बातें हैं वो तो सब फैलाई हुई हैं। जी वो सब छोड़िए। मैं पहले इस्लाम में इंटरेस्ट लेता था, सोचता था इस्लाम के बारे में मैं, इसलिए आपका प्रीवियस जो स्ट्रीम करते थे आप जन्नत और जहन्नम के बारे में i+ TV में, सॉरी टू इंटरप्ट रजत भाई, क्योंकि आज हम लोग अपने टॉपिक को इसके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, बट आपके कमेंट्स जो सवाल थे और उसके सवाल के बाद जो डिस्कशन हुआ, इट टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस डिस्कशन। तो अब मैं, क्योंकि टाइम भी हमें दूसरे गेस्ट को भी मौका देना है, तो दूसरे टॉपिक हम आज नहीं जाते हैं, फिर कभी, अब आप हर हफ्ते स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है, हर हफ्ते हम एक टॉपिक्स लेंगे, जुड़ते रहिए, वील हैव मोर डिस्कशंस। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग, आगे फिर मिलेंगे, थैंक यू।